हाँ डियर स्टूडेंट्स, इस फाइल में अपन देखते हैं मूल अधिकारों के अलावा जो संविधान में अधिकार वर्णित हैं, मतलब भाग 3 के अलावा जो फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो भाग मतलब भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स है ना, उनके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार लिखे हुए हैं ना, उनके बारे में। ठीक है, तो टॉपिक क्या है कि संविधान के भाग 3 के बाहर के अधिकार, के बाहर अधिकार है ना। मतलब भाग 3 के अंदर तो क्या है, मौलिक अधिकार है, अपने मौलिक अधिकार सारे अपने देखा। ठीक है ना, मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है, अब भाग 3 से बाहर जैसे जो है वो सारे के सारे कैसे हैं, वो सारे के सारे अपने विधिक अधिकार हैं या सांविधिक अधिकार हैं। ठीक है, भाग 3 में सम्मिलित मूल अधिकारों, इनको संवैधानिक अधिकार बोलते हैं अपन। ठीक है, अब वैसे क्या है, जैसे संवैधानिक अधिकार का मतलब वो है कि भाई जिसका संविधान में वर्णन हो। तो जैसे मूल अधिकार जैसे अपन जैसे देखते ही हैं। ठीक है, और ये जो अपन विधिक या सांविधिक बोल रहे हैं ना, सांविधिक बोल दो, विधिक बोल दो या गैर मूलक अधिकार बोल दो, इनको भी अपन कॉन्स्टिट्यूशन राइट बोल सकते हैं, संवैधानिक। क्योंकि भाई संवैधानिक अधिकार कौन से होते हैं, जिनका वर्णन संविधान के अंदर हो, वही तो होंगे संविधान। तो संविधान में दो तरह के अधिकार वर्णित है, एक तो है मूल अधिकार और दूसरे हैं सांविधिक, है ना। यह है संवैधानिक और यह है सांविधिक। संवैधानिक को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, और सांविधिक को बोलते हैं स्टेट्यूटरी। स्टेट्यूटरी का मतलब कोई स्टेटू, मतलब कोई कानून है, स्टेटूट। ठीक है ना, स्टेचू, स्टेचू तो मूर्ति हो जाता है, स्टेटू बोलते हैं अपन कानून को। तो कोई कोई कौन स्टेटू है जो कि इस कानून को बैक करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है ना, और सांविधिक स्टेचू को अपन बोलते हैं विधिक या लीगल राइट। ठीक है, या गैर मूल अधिकार, नॉन फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है मित्रों यहाँ, वो क्या है कि संवैधानिक अधिकार जो होते हैं ना, संवैधानिक अधिकार वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक तो हो गए फंडामेंटल राइट्स, जिनका वर्णन कहाँ है, मूल पार्ट 3 के अंदर। और दूसरे हो गए लीगल राइट्स या स्टेटूटरी राइट्स, इनका वर्णन कहाँ है कि पार्ट 3 के अलावा इनका संविधान के अंदर वर्णन है। ठीक है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अपन ने दो भाग बता दिए। ठीक है ना, इसको कैसे अपन को ये समझना हो, मैं आपको यहाँ ऐसे थोड़ा सा यूँ समझ लो इसको, थोड़ा सा इसको अपन डिटेल में जैसे थोड़ा सा यूँ देख लें, तो ये दो तरह से आ जाएगा कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दो तरह के हैं। ये सी आर का मतलब होगा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक समय वे हो गया। तो इसको वापस ही कर देता हूँ, एक सेकंड। ये है ना संवैधानिक, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल, धानिक संवैधानिक अधिकार। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दो तरह के हो गए, एक तो हो गए फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक है ना, मौलिक अधिकार इनका वर्णन तो कहाँ है, भाग 3 के अंदर। और दूसरे हो गए जिनको अपन बोलते हैं स्टेटूटरी राइट्स या लीगल राइट्स, या हिंदी में इनको अपन बोलेंगे विधिक अधिकार। विधिक अधिकार तो लीगल हो जाएगा, और सांविधिक को कैसे बोलते हैं, स्टेटूटरी को अपन क्या बोलते हैं, सांविधिक, सांविधिक। ठीक है, इनका वर्णन कहाँ है कि भाग 3 है ना, भाग 3 उसके अलावा इसका वर्णन है लेकिन संविधान में ही। ठीक है ना, भाग 3 के अलावा संविधान में इनका कहीं ना कहीं वर्णन है, संविधान में तो होगा ही। संविधान में होगा तभी तो इनको अपन सांविधिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार बोलेंगे। तो संवैधानिक अधिकार के दो प्रकार, मौलिक अधिकार और सांविधिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है और सांविधिक अधिकार भाग 3 के अलावा कहीं और भारतीय संविधान के अंदर वर्णित। ये अपन को समझना काफी इंपॉर्टेंट ये एक्सप्लेनेशन है, इसका अपन को ध्यान रखना है। ओके, चलो तो अपन मूल फाइल में आ जाते हैं अपनी, इसको कर देते हैं अपन क्लोज। समझ गए, तो ये है, इनको क्या क्या कहा जाता है, सांविधिक अधिकार, विधिक अधिकार और गैर मूल अधिकार है, लेकिन ये संवैधानिक अधिकार ही। ठीक है, इतना है। अब आ जाओ, क्या है, ये निम्नलिखित हैं ऐसे अधिकारों के, है ना, विधिक अधिकारों के एग्जाम्पल क्या क्या है। विधि को प्राधिकार, विधिक विधि के प्राधिकार है ना, विधि को है ना, ये विधि के प्राधिकार के बिना है ना, ये विधि के है, ये ऐसा नहीं है। विधि के प्राधिकार के बिना मतलब एज पर लॉ जैसे जो है ना, वो सारा आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, अथॉरिटी के बिना कहने का मतलब।
लीगल अथॉरिटी के बिना, ये है विधि का प्राधिकार लीगल अथॉरिटी के बिना, विदाउट लीगल अथॉरिटी, ये होता है विधि के प्राधिकार के बिना, है ना, के बिना किसी कर को अधिरोपित व संग्रहित न किया जाना, है ना। अधिरोपित का मतलब होता है इम्पोज करना, और इम्पोज करने के बाद फिर उसको वसूलेंगे भी तो सही, जैसे इनकम टैक्स की स्लैब से आपने इनकम टैक्स को इम्पोज तो कर दिया, फिर वसूलना भी तो पड़ेगा ना वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, ऐसे है ये चीज़, है ना। तो अधिरोपित करना, इम्पोज करना और संग्रहित उसको कलेक्ट करना। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, कानून बनाकर ही आप कोई नया टैक्स अधिरोपित इम्पोज कर सकते हो, उसको कलेक्ट कर सकते हो। तो ये बोल रहा है विधि के प्राधिकार के बिना किसी कर को अधिरोपित व संग्रहित नहीं किया जाना। कहने का मतलब कोई भी नया टैक्स आप इम्पोज कर रहे हो तो वो एज पर रूल जो है लीगल अथॉरिटी के द्वारा ही आप उसको कर सकते हो। ये कहाँ वर्णित है ये अपना अधिकार, भाग 12 के अंदर अनुच्छेद 265 में, आर्टिकल मतलब पार्ट 12 आएगा जिसे अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर ट्रेड से संबंधित है वो सारा। तो ये तो 265 है ना। फिर मैं आपको बताऊं जैसे 268 ये जीएसटी से संबंधित थी मतलब, लेकिन 268 को हटा दिया गया 268 को, और 269 को लाया गया, इसमें जीएसटी का वर्णन है 269। तो देखो 265 से थोड़ा सा ही आगे 269 जीएसटी। तो जीएसटी जैसे सारा आया था तो वो कानून बनाकर ही सारा उसको अपन ने लागू किया था, ठीक है। तो ये यही बोल रहा कि कोई भी चीज़ कोई भी नया कर जैसे अपन अगर लगाते हैं तो वो कानून बनाकर ही किया जा सकता है, बगैर कानून के अपन कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भाग 12 में और आएगा, फिर अपन और इसको सारा डिटेल के अंदर देख लेंगे, मैं वहाँ सारी चीज़ें आपको और बता दूंगा, ठीक है। तो जैसे 269 मैंने आपको बताया जीएसटी, तो जीएसटी भी ये एज पर रूल जो विधि के प्राधिकार के द्वारा ही लाया गया था, और जीएसटी को अपन किस संविधान संशोधन से लाए थे, 101, ठीक है ना, 101वां संविधान संशोधन था, और ये 2017 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो देखो ये 269 काफी पूछा जाता है, ये जीएसटी से रिलेटेड जैसे जो आर्टिकल है ना 269, मतलब 268 को तो विलोपित कर दिया था, और 269 ए और 279 ए, मतलब 269 ए और 279 ए इसने इंसर्ट किया था, और 268 इंसर्ट किया था, यूं है ये तीन इंसर्ट किए ए वाले, 268 ए, 269 ए, 279 ए, है ना। और 268 को हटा दिया था इसने, 268 को हटा दिया था, उसकी जगह 268 ए लिया है, ठीक है। 268 को हटाया, उसकी जगह 268 ए लिया है, ठीक है, ऐसे है ये। और 30 और 7वीं जो अनुसूची है ना, 6th और 7th शेड्यूल, उसको भी जीएसटी ने प्रभावित किया था, ये अपन को ध्यान रखना है, 6th एंड 7th शेड्यूल, ठीक है। तो ये जब भाग 12 आएगा तब अपन देख लेंगे, अभी जैसे थोड़ा सा भाग 12 की अपन ने चर्चा करी है आर्टिकल 265 के संदर्भ में, 268 69 जीएसटी के संदर्भ में, ऐसे, ठीक है। तो ये लीगल राइट हो गया। फिर अब दूसरा क्या है, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, तो ये भी अपने भाग 12 में वर्णित है, अनुच्छेद 300 कै में देखा ही था अपन ने, 44वां संविधान संशोधन 1978 मोरारजी देसाई। तीसरा क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार वाणिज्य और समागम अबाध होगा, ठीक है ना। तो ये अनुच्छेद 301 के अंदर है, ठीक है, अनुच्छेद 301 की भाग 13 के अंदर है, भाग 13 में अनुच्छेद 301। एक इसके अंदर मैं एक चीज बताऊं, देखो व्यापार का तो मतलब हो गया ट्रेड, कॉमर्स का मतलब, और वाणिज्य का मतलब हो गया कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड का तो मतलब गुड्स का आदान प्रदान, कॉमर्स क्या होता है, उस आदान प्रदान को अपन को बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में जैसे अपने ट्रेड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह के अंदर जब उसको इंदराज करते हैं ना, बुक कीपिंग करते हैं, तो वो कॉमर्स कहलाता है। और समागम क्या है, समागम अपन बोलते हैं इंटरकोर्स को, ठीक है। तो यहाँ समागम इंटरकोर्स से क्या मतलब है कि जैसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स जो होते हैं उसको अपन समागम बोलते हैं, कि समझौता एक तरह से दोनों में, ठीक है। तो ये भाग 13 में वर्णित है अनुच्छेद 301 के तहत। तो अपन ने देखा कि ये जो राइट्स अपन को मिले हुए हैं 265, 300 का 301 के तहत, 265, 300 ए और 301, इन सबको अपन क्या बोलेंगे, लीगल अधिकार, ठीक है ना, लीगल राइट्स या सांविधिक अधिकार, स्टैट्यूटरी राइट्स या गैर मूल अधिकार,
ठीक है ना। मूल अधिकार क्यों नहीं बोला इनको, क्योंकि इनका वर्णन कौन से भाग में नहीं है, भाग 3 के अंदर इनका वर्णन नहीं है। ठीक है, भाग 3 के अंदर वर्णन नहीं है इनका, ये तो समझ गए। लेकिन क्योंकि भारतीय संविधान में इनका उल्लेख अभी है, तो भारतीय संविधान में ना भाग 12 भाग 12 भाग 13, तो इसलिए ये भी क्या हो गए, सांविधिक सॉरी संवैधानिक अधिकार हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गए। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा, चाहे वो मूल अधिकार हो चाहे सांविधिक अधिकार हो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है तो संवैधानिक अधिकार तो वो होगा ही होगा, ऐसे अपन को समझना है। ठीक है, ये आप नीचे थोड़ा सा ये डिफरेंस देख लेते हैं, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं दोनों में। आओ, क्या डिफरेंस है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स और विधिक अधिकार लीगल राइट्स, और ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, सीआर। ठीक है, क्या है, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक है, और 226 के तहत सीधे हाईकोर्ट भी वो जा सकता है। ठीक है ना, यूं यूं अपन को देखना है। तो 32 भी और 226 भी मौलिक अधिकार के अंदर उपलब्ध होते हैं। लेकिन विधिक अधिकार में क्या है, विधिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता, है ना। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि अनुच्छेद 32 का प्रयोग सिर्फ मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही हो सकता है, विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर नहीं हो सकता। तो इसमें कहा जाए, वह है मतलब विधिक अधिकार पीड़ित व्यक्ति सामान्य मुकदमों या अनुच्छेद 226 उच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार के तहत केवल उच्च न्यायालय में जा सकता है, हाईकोर्ट में जा सकता है। क्यों जा सकता है, जैसे मैंने कल टेस्ट में आपसे पूछा था, क्यों जा सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट के पास एक प्रोविजन है, किसी अन्य प्रयोजन के लिए, किसी अन्य प्रयोजन, है ना, अनुच्छेद 226 में, है ना। मतलब क्या, हाईकोर्ट किसी अन्य प्रयोजन की पूर्ति के लिए भी रिट जारी कर सकता है, मतलब मूल अधिकारों व किसी अन्य प्रयोजन के लिए हाईकोर्ट रिट जारी कर सकता है, ये अनुच्छेद 226 में लिखा हुआ है। तो किसी अन्य प्रयोजन में ये विधिक अधिकार भी शामिल हो जाते, ऐसे अपन को ध्यान रखना है। तो ऐसे अपन जैसे देखते हैं कि न्यायिक अधिकार जैसे जो है वो हाई कोर्ट के जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में, न्यायिक अधिकार, है ना, राइट्स, जुडिशियल राइट्स। और जुडिशियल टेरिटरी तो अपन ने जैसे देखा ही है, वो सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है। हाई कोर्ट तो संबंधित स्टेट से ही संबंधित होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल टेरिटरी तो ऑल ओवर इंडिया है, 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी, ऐसे। समझ गए। तो ये अपना एक बेसिक डिफरेंस था मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में, है दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक राइट। चलो आगे बढ़े। गुड, अब अपन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय समय पे कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं ना, न्यायपालिका के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, डॉक्ट्राइन्स फॉर्मुलेटेड बाय जुडिशरी। तो कई सुप्रीम कोर्ट में भी हुए हैं ये, कई हाई कोर्ट्स में भी हुए हैं, तो न्यायपालिका के द्वारा ये प्रतिपादित सिद्धांत हैं, डॉक्ट्राइन्स हैं। सबसे पहला डॉक्ट्राइन क्या बोलता है, पूर्व न्याय, प्राक न्याय या रेस जुडिकेटा, है ना। पूर्व न्याय, प्राक न्याय, एक ही वर्ड है, पूर्व, प्राक, या लैटिन में जैसे अपन इसको बोल देंगे रेस जुडिकेटा। ये क्या है, ये लैटिन शब्द है जिसका अंग्रेजी अभिप्राय क्या है, थिंग्स डिसाइडेड अर्लियर, है ना। थिंग्स डिसाइडेड अर्लियर का मतलब जो चीजें पहले अपन डिसाइड कर चुके हैं। इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जिन वादों का निर्धारण किया जा चुका है उसे दोबारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता, परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं। क्या, नए सबूत मिलने के आधार पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई वाद पुनः लाया जा सकता है। ठीक है, तो जब तक नया सबूत नहीं मिलेगा तब तक सुप्रीम कोर्ट ने जो पहला डिसीजन दिया हुआ वो चलता रहेगा। मतलब एक डिसीजन को बार बार अपन सुप्रीम कोर्ट में नहीं PIL वगैरह लगा सकते, केस फाइल कर सकते कि भाई इस केस को वापस सुना जाए, तो सुप्रीम कोर्ट बोल देता है रेस जुडिकेटा, ठीक है ना, क्योंकि हम इसका डिसीजन पहले दे चुके हैं। लेकिन अगर कहीं नए सबूत हैं तो फिर उसका अपन बाद में डिस्कशन कर सकते हैं। अब देखो, जैसे मैं बताऊं, जैसे अभी अपन ने संविधान संशोधन सॉरी मौलिक अधिकार देखा, क्या संशोधन कर सकती है क्या संसद 368 के तहत मौलिक अधिकार। तो अपन ने जैसे देखा गोलकनाथ वगैरह के जैसे जो भी डिसीजन थे वो फिर अपन जैसे देखते हैं बाद में पलटे गए, और फिर केशवानंद भारती में जैसे फाइनल से आया, तो सुप्रीम कोर्ट पलटता है कि नहीं अपने डिसीजनों को, है ना। तो ये अपन भाग 5 में और देखेंगे। लेकिन जब कोई नया तथ्य, नया सबूत आता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने पहले वाले डिसीजन को पलट सकता है, लेकिन जब तक नए सबूत नहीं है तब तक वो पहले वाली ही स्थिति बनी रहेगी। जैसे आज की तारीख में अपन देखें तो केशवानंद भारती वाली स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अपने पास अभी कोई नए सबूत आए ही नहीं,
जब तक नए सबूत नहीं आएंगे तब तक वो 1973 वाली स्थिति ही चलती रहेगी। बेसिक ढांचे का जातक संदर्भ केशवानंद भारती बता रहा हूं एग्जाम्पल के रूप में ऐसे। तो ये था रेस जुडिकेटा। ओके, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट क्या है, पृथक करणीयता का सिद्धांत, डॉक्टर ऑफ सर्वेबिलिटी, सिवरेबिलिटी सॉरी, SEVR सिवर एबिलिटी, सिवरेबिलिटी, सर्वेबिलिटी बोल सकते हैं इसको, SEVR सर्वेबिलिटी, सर्वेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वेबिलिटी, पृथक करणीयता। ये सर्वेबिलिटी क्या होती है, कैपेबल ऑफ बीइंग स्वर्ड और सेपरेटेड, सर्वेबिलिटी है ना, सर्व्ड, कैपेबल ऑफ बीइंग सर्व्ड, ये सर्व वो नहीं है, SERV तो सर्व तो वो होता है पुरस्कार करना, सर्व, SERVE, ये सर्व नहीं है, ये सर्व है, SEVER, सर्व्ड और सेपरेटेड। मतलब ये सर्वेबिलिटी क्या होता है, सेपरेशन करना, अलग करना, कैपेबल ऑफ बीइंग सर्व्ड या कैपेबल ऑफ बीइंग सेपरेटेड। सर्व्ड का मतलब होता है सेपरेशन, अलग अलग करना, दो टुकड़े, ये इधर ये इधर, ठीक है ना, ये होता है सर्वेबिलिटी। पृथक करणीयता, हिंदी में देखो पृथक, पृथक पृथक अलग अलग कर दिया ना, ये इधर इधर, ठीक है। TTMM, TTMM, TTMM क्या हो गया, तू तेरे मैं मेरे, TTMM है ना, पृथक कर दिया अलग अलग ऐसे। चलो आओ, अब क्या है ये पृथक करणीयता का सिद्धांत, यदि राज्य द्वारा निर्मित विधियों और मूल अधिकारियों के मध्य विरोध उत्पन्न होता है, ठीक है ना, राज्य ने कोई नया कानून बनाया और मूल अधिकारों के मध्य विरोध, और जो एग्जिस्टिंग मूल अधिकार है ना उनमें मध्य, उनके मध्य विरोध उत्पन्न होता है, तो क्या होता है, तो विधि के केवल उस भाग को अवैध घोषित किया जाएगा जो भाग मूल अधिकारों का विरोधी हो, और शेष भाग को विधि, और शेष भाग को वैध घोषित किया जाएगा। मतलब जितना मौलिक अधिकारों से टकरा रहा वो तो हो गया अवैध, और जितना मौलिक अधिकारों से सामंजस्य बनाया हुआ वो हो गया वैध। तो दो टुकड़े कर दिए ना, अलग अलग हो गए ना, TTMM, तू तेरे मैं मेरे, TTMM, वैध अवैध अलग हो गया और वैध अलग हो गया, ठीक है। अतः न्यायपालिका द्वारा विधि के वैध और अवैध के मध्य अलगाव को ही पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं। अलगाव, ठीक है ना, सेपरेट, अलगाव मतलब दोनों अलग अलग जैसे ये रहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कौन करता है कि भाई अनुच्छेद 13 के तहत जैसे अपन जैसे देखते हैं ये डॉक्ट्राइन प्रतिपादित किया है, ठीक। तो जितना भी मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट में पार्ट जाता है नई विधि का, वो सारा पार्ट अवैध हो जाता है। तो इसी को अपन बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वेबिलिटी, प्रतिकरणीयता का सिद्धांत। ऐसे पृथक पृथक कर दिया, यू मौलिक अधिकारों से जहां तक टकराया। ओके, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन, आच्छादन, आच्छादन है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स क्या होता है, जैसे अभी 21 जून को अपने सोलर एक्लिप्स हुआ था, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को लूनर एक्लिप्स बोलते हैं। तो सोलर एक्लिप्स में क्या हुआ, ये सूरज दिखाई दे रहा था अपने को, ठीक है, ये पूरा चमकता हुआ, फिर धीरे 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 ये ऐसे यूं छुपने लग गया था, है ना, ये ऐसा काला हो गया, होने लग गया था जैसे। तो ये जितना काला हो जाता है ना हिस्सा, इसको अपन बोलते हैं एक्लिप्स, ECLIPS, एक्लिप्स की ग्रहण लग गया। और ग्रहण को जैसे अपन बोलते हैं आच्छादन, आच्छादन मतलब छुपा दिया गया, ये तो छुपा दिया गया किससे, मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है, मतलब जब ये तो है अपने अर्थ पृथ्वी, तो और ये है सन, अपना सूरज, इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, मून आ जाता है, चांद आ जाता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चांद आ जाता है तो उसको अपन बोलते हैं सोलर, मतलब ये क्या देखते हैं अपन, ये छाया पड़ गई चांद की ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया अपने सोलर एक्लिप्स, तो आच्छादन कर दिया है ना इस हिस्से का। ऐसे देखो अब क्या होता है न्यायपालिका के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में आच्छादन, यदि मूल अधिकारों और पूर्व संवैधानिक विधियों, है ना, मतलब जो संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1950 से जो एग्जिस्टेंस में थी, पूर्व संवैधानिक विधियों के मध्य गतिरोध होता है तो मूल अधिकार पूर्व संवैधानिक विधियों को आच्छादित कर देंगे, है ना। जितनी भी पूर्व संवैधानिक विधियां मौलिक अधिकार से टकराएंगी वो सारी की सारी आच्छादित हो जाएंगी, मतलब लैप्स हो जाएंगी। अतः पूर्व संवैधानिक विधियां समाप्त नहीं होंगी बल्कि आच्छादित हो जाती हैं, इसलिए व्यवहार में इनका प्रयोग समाप्त हो जाता है, मतलब एक तरह से समाप्त हो जाती है, कहने का मतलब छुप जाती हैं वो, ठीक है।
तो ये अपने डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स आच्छादन का सिद्धांत। आच्छादन वर्ड प्रयोग में आता है पूर्व संवैधानिक विधियों के संदर्भ में। प्रतिकरणीयता ये सिवरेबिलिटी का सिद्धांत यूज आता है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में, ऐसा है ना। मतलब मौलिक अधिकार जहाँ टकराते हैं कोई नई विधि से, नई विधि जो बनाई है, और आच्छादन में मौलिक अधिकार जहाँ टकराते हैं किससे, जो विधियां पहले बनी हुई थी। तो प्रतिकरणीयता आगे देखता हुआ सिद्धांत है, भविष्य में जो लॉ बनेगा, और आच्छादन एक्लिप्स पुरानी जो विधियां बनी हुई हैं वो मूल अधिकारों से जब टकराती हैं तो वो लैप्स से हो जाए। अब मान लो जैसे हो सकता है कि जैसे कोई अपन को जैसे 6 तो मतलब ओरिजिनल मूल अधिकार 7 थे, आज 6 रह गए, संपत्ति हट गया। फिर मान लो जैसे आज 2020-21 के अंदर सरकार कोई नया मूल अधिकार और जोड़ देती है, और फिर वो पहले पहले जो विधियां बनी हुई ना उनसे वो टकराता है, तो फिर ये पहले जो विधियां बनी हुई थी वो एक्लिप्स हो जाएंगी इस डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के, है ना। लेकिन अभी वर्तमान में अपन इसको यूज करते हैं पूर्व संवैधानिक विधियां, संविधान लागू होने से पहले जो विधियां थी ऐसे। और प्रतिकरणीयता आगे आने वाले अगर समय में कोई संसद ऐसा कानून बनाती है जो मूल अधिकारों से टकराएगा तो वो उस सीमा तक सेपरेट हो जाएगा। समझ गए, तो दोनों में डिफरेंस आना चाहिए अपने को। और पहला जो था रेस जुडिकेटा तो बिल्कुल अलग है, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं। ठीक है, फिर एक अपन आगे देखते हैं ये गोलकनाथवाद वाला, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत। भविष्य अब आ रहा है, जैसे भविष्य, भविष्य मतलब आने वाला, भविष्य लक्षी, लक्षी का मतलब आने वाली विधि का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, प्रोस्पेक्टिव मतलब भविष्य में जो आएगी, आगे देखने वाला। भविष्य लक्षी विधि का सिद्धांत गोलकनाथवाद में दिया गया। इस सिद्धांत के तहत यह कहा गया कि इस वाद में दिए गए निर्णय भविष्य में लागू होंगे, अतः इसके निर्णय के पहले मौलिक अधिकारों में जो संशोधन हो चुके हैं वे अवैध नहीं माने जाएंगे। जैसे गोलकनाथवाद में अपन ने देखा था, संसद ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल अधिकारों में आप संशोधन नहीं कर सकते, गला नहीं सकते, ठीक है। और उससे पहले एक आ गया था कि कर सकते हैं मौलिक अधिकारों में संशोधन। तो ये भविष्य लक्ष्य था, मतलब पहले जो आपने संशोधन कर दिया और उसके तहत जो काम कर दिया ना वो गलत नहीं है, वो सही है ना। और गोलकनाथवाद ने जो बोला वो उस वाद के बाद का निर्णय होगा, ठीक है। मतलब गोलकनाथ के बाद जितने भी केस लो आएंगे या सुप्रीम कोर्ट ने जो भी केस लो सुने उनमें गोलकनाथ का वाद का प्रयोग लिया गया या गोलकनाथवाद को इम्प्लीमेंट किया गया। देखो गोलकनाथवाद में आपको बताऊं, अपन ने थोड़े से ही पहले पढ़ा है, देखो ये देखो गोलकनाथवाद, मतलब गोलकनाथवाद 1967, ठीक है, संशोधनों पर रोक लगा दी, ऐसे है ना। ये आप लेटेस्ट फाइल ले लेना गूगल ड्राइव में से, अभी इस वीडियो के बाद इसमें चेंज है, ये ले लेना, अभी ये फाइनल है। ओके, तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग, भविष्य लक्षी, गोलकनाथवाद के जो जितने भी निष्कर्ष हैं वो भविष्य में लागू होंगे, ऐसा। ओके, आ जाओ अब थोड़ा सा एक जनरल टॉपिक है, मूल अधिकारों की विशेषताएं, फिर इनका महत्व, फिर इनकी आलोचना, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, एक दो क्वेश्चन जो जिनमें आप अटके ना वो इसी से निकलेंगे, देखो। और मेंस की दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, और स्पेशली फॉर मेंस। तो अपन चूंकि कंबाइंड पढ़ रहे हैं, प्री कम मेन, इसलिए है ना, स्पेशली फॉर मेंस, आईएएस मेंस, ठीक है ना। आईएएस में भी अपने आता है, यूपीएससी में, सिविल सर्विस में भी आता है, और स्टेट पीसीएस जैसे अपन देखें आरपीएससी में भी ये पूछा जाता है। आओ, मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या क्या है। इनमें से कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं, केवल नागरिकों के लिए, मतलब विदेशियों के लिए नहीं है। जैसे 19(1) में उपबंध, ठीक है ना, 19(1) के जितने भी हैं, 19(1) के अंदर अपन 7 स्वतंत्रताएं थी, अब 6 स्वतंत्रताएं रह गई, ठीक है ना। जी तक जाती है, इससे जी एफ नहीं है उसमें, 6 हटा दिया गया, है ना। 19(1) के अंदर उपलब्ध है, जबकि अन्य सभी व्यक्ति, जबकि अन्य अन्य मतलब 19(1) के अलावा अन्य सभी ये यूं है, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वे नागरिक हो या विदेशी, है ना। कुछ वर्ड हटा दो यहाँ से, कुछ से कोई मतलब नहीं है, जबकि अन्य सभी, कुछ से क्या मतलब है ये, है ना। 19(1) केवल नागरिकों के लिए, और बाकी सभी जो मौलिक अधिकार हैं वो सभी के लिए उपलब्ध हैं, चाहे वो नागरिक हों या विदेशी हों। नागरिकों चाहे विदेशी हों या कानूनी व्यक्ति, कानूनी व्यक्ति का होता है जैसे परिषद, कॉर्पोरेशन जैसे जो होते हैं ना, या कंपनियां जैसे जो होती है वो। आज जैसे मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस कॉर्पोरेशन है, एयरटेल कॉर्पोरेशन है, तो ये भी एक जीवित व्यक्ति की तरह यूज होते हैं लॉ के अंदर, ठीक है ना। ये एक
अपने पर्सन्स करके काइंड्स ऑफ पर्सन्स है, अपने मेंस के अंदर टॉपिक में भी लिखा हुआ है लॉ के अंदर, उसके अंदर ये अपन ने जिक्र किया हुआ है। तो जैसे एयरटेल है, तो एयरटेल कॉर्पोरेशन अपने आप में एक जीवित व्यक्ति की तरह यूज होता है। आज कोई एयरटेल या रिलायंस धोखाधड़ी करते हैं तो उसके जैसे एक व्यक्ति के विरुद्ध अपन न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, वैसा का वैसा अपन एयरटेल के ऊपर शू लगा सकते हैं उसकी, उसको एक जीवित व्यक्ति मानते हुए। ठीक है, अमेजोन है, रिलायंस है, एयरटेल है, सब एक जीवित व्यक्ति के रूप में काम करते हैं और उनको ऊपर वाद लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये है। तो इनमें देखा अपन ने, इसका मेन क्या है कि कुछ तो नागरिकों को उपलब्ध है, केवल नागरिकों को 19 और बाकी सारे सभी को, मतलब नागरिकों को, विदेशी लोगों को और कानूनी व्यक्ति, ये जुडिशियल पर्सनैलिटी होती हैं ये, जैसे परिषद, कॉरपोरेशन, कंपनी ऐसे। ठीक है, ये पहली विशेषता है। दूसरी क्या, ये असीमित नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य क्या कर सकता है, इन पे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? युक्ति युक्त प्रतिबंध 19(2), रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, कमेंट करके बताओ किस किस तरीके से 19(2) में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकता है। उसमें मैंने बताए थे आपको सारे, बांग्लादेश वाला एग्जाम्पल था, तीस्ता। ठीक है ना, फिर मिलिट्री लॉ तो है ही। ऐसे बताओ एक बार कमेंट करके। फिर क्या है, हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को नया और इम्पोज किया जाए तो वो अपन कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं अनुच्छेद 13 के। फिर अगर मान लो वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कोर्ट मानता है कि ये जस्टिफाइड नहीं है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वेबिलिटी जो है ना, प्रथिकरण का सिद्धांत, वो लागू हो जाएगा। तीसरा अपन देखते हैं, ये वाद योग्य न्यायोचित है। मतलब उल्लंघन हो तो अपन कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। मतलब जब भी इनका उल्लंघन होता है तब ये व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। इन्हें उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा गारंटी या सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय में ही अपील को लेकर जाया जाए। ये उच्च न्यायालय की अपील है ना, उच्च न्यायालय की अपील, यूं कर दो। मतलब सीधा सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट की इससे आप पहले आप हाई कोर्ट में फाइल करें, फिर हाई कोर्ट की अपील को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें, ऐसा नहीं है ना। 32 के तहत अपन सीधा मौलिक अधिकारों के तहत सीधा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के पास मौलिक अधिकारों का, वो अपन देखेंगे कैसे अनुच्छेद 32 के तहत, है ना। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, वास्तविक अधिकार क्षेत्र आएगा, ये इसमें अपन पढ़ेंगे पार्ट 5 में। ठीक है, तो वाद योग्य है ये, इतना अपन को समझना है। फिर आगे अपन जैसे देखते हैं, इनका चौथा बिंदु बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये इस समय, अभी सी सेट में तो बहुत आ रहा है ये। क्या है, ये सरकार के विरुद्ध है ना, ये सरकार के विरुद्ध अवेलेबल है अपने को। जैसे सवाल ये है कि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध अपने पास हैं? व्यक्तियों के प्रति हैं, सरकार के प्रति हैं? तो ज्यादातर तो सरकार के प्रति हैं। आप इनकी थीम पढ़ो जैसे, है ना, कि सरकार ये नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार अपने पास हैं, जितने भी रिट्स हैं वो सारे सरकार के अगेंस्ट में अपने पास ज्यादातर अपने पास हैं। ठीक है, तो ये सारे सरकार के अगेंस्ट में अपने पास व्यक्तियों को अवेलेबल है। हालांकि इनमें से कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी हैं, जैसे अस्पृश्यता वाला अपन जैसे देखते हैं, ऐसे चाइल्ड लेबर जैसे देखते हैं, ऐसे 24 के तहत चाइल्ड लेबर, अस्पृश्यता 17 के तहत, चाइल्ड लेबर 24 के तहत, ऐसे। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है ये सरकार के विरुद्ध व्यक्तियों को अवेलेबल है। तो ये मौलिक अधिकारों वाले जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना, ये किसके विरुद्ध अवेलेबल है? सरकार के विरुद्ध। तो सरकार के विरुद्ध अवेलेबल मतलब ये सरकार को निर्बल करते हैं। हाँ, ये सरकार को निर्बल करते हैं। ठीक है ना। अब या सरकार को निर्बल करते हैं या व्यक्तियों को मजबूत करते हैं, ये जैसे दो ऑप्शन आ गए, तो सबसे सही आंसर क्या है उसका? सरकार को निर्बल करते हैं और व्यक्तियों को मजबूत करते हैं। फिर चेक एंड बैलेंस तो होगा ना, जैसे क्रिया प्रतिक्रिया, एक निर्बल होगा तो दूसरा सबल होएगा कि नहीं, कारणकारी सिद्धांत, ऐसे बैलेंस बनेगा मतलब। ठीक है, तो मेन आंसर क्या है कि ये सरकार को निर्बल करते हैं, क्योंकि ये सरकार के विरुद्ध व्यक्तियों को अवेलेबल है। ठीक है ना, और सरकार को निर्बल इस संदर्भ में करते हैं कि सरकार अपना मनमाना रवैया नहीं अपना सकती सरकार जब चाहे था। यूं। पांचवा विशेषता क्या देखते हैं, इनमें से कुछ नकारात्मक भावार्थ वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित, जबकि कुछ सकारात्मक भावार्थ वाले होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान, है ना। नकारात्मक तो वो होता है कि राज्य ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, तो वो तो राज्य के प्राधिकार को सीमित कर रहे हैं, है ना।
जैसे मान लो मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल है कि यूं आपने लिखा हुआ है अनुच्छेद 14 के अंदर ही, ठीक है ना, इक्वलिटी बिफोर लॉ। फिर अनुच्छेद 15 के अंदर है जैसे जाति धर्म लिंग मूल वंश जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का विभेद नहीं किया जाएगा, तो वो नेगेटिव हो गया ना। जहाँ नई शब्द आ जाए तो वो नेगेटिव है। और जहाँ आए कि सरकार ऐसा करेगी करेगी करेगी, जैसे अपन ने देखा अपने 29 और 30 में अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है, तो अपन ने देखा भाषा लिपि और संस्कृति के आधार पर संरक्षण करेगी, तो वो सकारात्मक भावार्थ वाले हो जाएंगे, ऐसे ध्यान रखना है। बिंदु संख्या 6, ये स्थायी नहीं है, ठीक है, इनमें संसद कटौती या कमी कर सकती है, ठीक है ना, लेकिन ये कटौती और कमी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि संविधान एक तरह से मजबूत होता हो। तो हालांकि जैसे मौलिक अधिकार, जैसे अपन ने देखा ये केशवानंद भारती में दिया गया निर्णय था ये, लेकिन केशवानंद भारती तो 73 में आया और अपन ने उसके बाद, उसके 6 साल बाद, मतलब 5 साल बाद 1978 के अंदर अपन ने हटाया इस संपत्ति का अधिकार। तो कैसे हटा दिया आपने? तो ऐसी कटौती कर सकती है जिससे संविधान मजबूत हो। कई बार होता है काटने से भी मजबूत होता है, जैसे मान लो शरीर के किसी अंग में कैंसर हो जाए तो उस अंग को अपन काट देते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि काट दिया तो शरीर खराब हो गया, ठीक है, उस कैंसर रूपी को हटाने से, काटने से तो शरीर ज़्यादा मजबूत होता है। ऐसे अपन को देखना है इसमें भी। ठीक है, फिर बिंदु संख्या 7 देखते हैं अपन। बिंदु संख्या 7 देखते हैं। अब बिंदु संख्या 7 आता है, राष्ट्रीय आपातकाल। बिंदु संख्या 7 क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 में प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित कौन? राष्ट्रपति करता है, किया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, इन्हें निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत, लेकिन 20 और 21 तो कभी निलंबित नहीं हो सकते। और निलंबन कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकारों को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध और विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, है ना। कहने का मतलब इन्हें सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत जो इमरजेंसी 3 कारणों पर लगाई जा सकती है, युद्ध, विदेशी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, 3। तो पहले दो के आधार पर तो अनुच्छेद 19 के जो 6 मूल अधिकार हैं, 19 19 1 में है ये, 19 1 ऐसे, 19 19 1 लगा दो इसमें। एक सेकेंड लगा दो जिससे कि आपको है ना, ऐसे ही ध्यान रखना, अपडेटेड आ जाए, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि 352 जब अपने लगता है राष्ट्रीय आपदा, ठीक है, राष्ट्रपति शासन, देश में राष्ट्रपति शासन इमरजेंसी, तो युद्ध और विदेशी आक्रमण पे लगेगी तो ये ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह, इन्हें सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता, ऐसे, ओके। फिर है अपन आर्टिकल, सॉरी, पॉइंट नंबर 8, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, सशस्त्र बलों, सशस्त्र बल मतलब मिलिट्री फोर्सेस, अर्धसैनिक मतलब पैरामिलिट्री, जिसमें अपने बीएसएफ, सीआरपीएफ, असम राइफल ये सब आते हैं। पुलिस बलों जैसे अपने जो होती हैं पुलिस बल, सिविल पुलिस, गुप्तचर संस्थाओं, आईबी वगैरह, और ऐसी सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है ना। इसमें टेलीकॉम सेवाएं भी आ जाती हैं, टेलीकॉम सर्विसेज, ऐसे, ठीक है, ये इसके अंदर है। फिर आगे देखते हैं अपन, तो ये अपन ने जैसे बिंदु संख्या 8 जो है ना, जैसे अपन अनुच्छेद 34 के अंदर देखा ही था अपन ने। फिर अनुच्छेद, सॉरी, बिंदु संख्या 9 देखते हैं, ऐसे इलाकों में भी इनका क्रियान्वयन पर रोक लगाया जा सकता है जहाँ सैन्य कानून प्रभावी हो, मिलिट्री कानून, ठीक है ना। सैन्य शासन असामान्य परिस्थितियों में लगाया जाता है, ये राष्ट्रीय आपदा काल से भिन्न है, ये अपन जैसे देख चुका अनुच्छेद 34 के अंदर। फिर 10वां बिंदु क्या है? इनमें से ज्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित है, मतलब सेल्फ एम्फोर्स्ड है, किसी कानून का सहारा नहीं लिया सरकार ने उनको एनफोर्स करने के लिए, ये समझने वाली बात है, सेल्फ एनफोर्समेंट। जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया गया। ऐसा कानून देश की संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि किसी राज्य के विधानमंडल के द्वारा, अनुच्छेद 35 में अपन ने देखा।
तो देखो कुछ कानून के द्वारा कैसे एनफोर्स हैं, जैसे मान लो जो अस्पृश्यता का जो अधिकार है ना, अस्पृश्यता का जो जैसे अपराध है, उसको गैर कानूनी किया अपन 1955 के अस्पृश्यता निवारण अधिनियम से, ऐसे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर तो सेल्फ एनफोर्स्ड है, स्वयं प्रवर्तित हैं। जैसे मान लो ये है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, तो उसके लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ है, वो इम्प्लीमेंट है, सेल्फ एनफोर्स है। सरकार जाति, मूल, वंश, धर्म, लिंग, जन्म आधार पे कोई विभेद नहीं करेगी, कोई कानून नहीं बना हुआ है इस संदर्भ में, वो स्वयं स्वयं प्रवर्तित है, सेल्फ एम्पोज्ड है। कुछ के लिए जैसे कानून बना सकती है, और वो कानून कौन बनाएगी, वो संसद ही बनाएगी। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 35 के तहत। तो ये विशेषताएं हैं अपने किसकी, मौलिक अधिकारों की, ऐसे, ठीक है। ये था, समझ गए। तो काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ये आनी चाहिए अपने को। नेक्स्ट अपन देखते हैं मूल अधिकारों का महत्व। महत्व क्या है मूल अधिकारों का।